I am Sir Muhammad Adil Javed, and in this video I will explain you the WH interrogative sentences related to the active and passive voice, because these type of sentences are also include the syllabus of metric board. Okay, now let's see. Active and passive voice, WH interrogative sentences. Here on the board I mention 8 examples which are related to the concerned topic. The first example is, when will they perform umrah? वो उम्रा कब अदा करेंगे? इस सेंटेंस में बेटा आप ये चीज नोट कर रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है बाद में आ रहा है और WH वाला वर्ड जो होता है, जैसे when हो गया, how हो गया, where, how, who, इस तरह के जो बेटा सेंटेंस होते हैं ये WH वाले होते हैं। और ये भी मतलब बोर्ड में बेटा आपके इंक्लूड होते हैं। इसमें भी बेटा कोई ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ये भी बहुत इजी इनका सिंपल मेथड होता है इनकी कन्वर्जन का। इसमें जो है जो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब के जो रूल्स होते हैं वो ही बेटा इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे कि एक दफा आपके सामने मैं रिपीट कर देता हूं और ऐसे ही आपको भी ये याद रहने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके पैसिव वॉइस में आपके जहन में रहना चाहिए इज, एम, आर। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, वॉज या वर, ये हेल्पिंग वर्ब। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी, शैल बी। सही है बेटा। और उसके बाद जो है अब आते हैं प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस जो होगा उसमें आपको याद रहना चाहिए हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसका होगा आपका हैड बीन, बीन का एडिशन होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सही है बेटा। ये आपको जो है जबानी को इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, ये आपको जबानी आप इसको याद रख सकते हैं। ये मतलब आपको अगर यानी ये जो भी आपके बताए हेल्पिंग वर्ब हैं जो पैसिव वॉइस में जो यूज हो रहे होते हैं, ये अगर आपको याद रहेंगे तो आपको कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, When will they perform उम्रा? वो उम्रा कब अदा करेंगे? इसके अंदर बेटा देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और विल यूज हो रहा है। दिस मीन ये क्या है आपका सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें बेटा वही वाले पैसिव वॉइस के रूल अप्लाई होंगे। अपने ध्यान में फौरन रखिएगा कि हमने इसमें विल बी या शैल बी लगाना है। WH वाला वर्ड जो होगा ये एज इट इज उतरेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे आप एक्टिव में वैन लिखा है, पैसिव वॉइस में भी आपने आंसर में वैन ही यूज करना है। उसके बाद फिर अब आपने ये टेंस को आइडेंटिफाई आप कर चुके हैं कि ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपके हेल्पिंग वर्ड लगता है विल बी और शैल बी। लेकिन ये याद रखिएगा विल बी या शैल बी एक साथ नहीं लगाना है। विल पहले लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बी उसके बाद में आएगा। पहले आप विल लिखेंगे क्योंकि आखिर में ऑब्जेक्ट है उम्रा। उम्रा आपने लिखा, सही है। और उसके बाद जो है मतलब उम्रा से पहले आपने विल लगाया और उम्रा के बाद आपने बी लगाया। तो ये आपने इसके रूल अप्लाई कर दिए फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी यूज कर लिया आपने। उसके बाद फिर आप यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में। परफॉर्म है तो ईडी लगा दीजिएगा, परफॉर्म। फिर बाय लगेगा और फिर दे का बेटा क्या हो जाएगा, देम। यानी तकरीबन ये फ्यूचर इंडेफिनिट के जो इंटेरोगेटिव जो होते हैं उनसे ही मिलते हुए जुलते होते हैं। बस इसमें अगर कोई WH वाला वर्ड आ गया है तो वो आपने शुरू में एज इट इज उतार दिया। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पहले आपने व्हेन एज इट इज यूज किया है, उसके बाद जो है फिर आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसमें आपने अपने ध्यान में रिकॉल किया कि इसमें विल बी और शैल बी यूज होता है। आपने विल लगाया यहाँ पे, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा विल उम्रा, उसके बाद बी हेल्पिंग वर्ब ये बाद में यूज किया आपने, विल उम्रा बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफॉर्म, फिर बाय यूज करेंगे और फिर दे का क्या हो जाएगा, देम, बाय देम। Okay, now let's see example number 2. How have you done your homework? तुमने अपना होमवर्क कैसे किया है या तुम अपना होमवर्क कैसे कर चुके हो। टेंसेस अगर आपको आते हैं आप ये आइडेंटिफाई फौरन कर लेंगे। यहाँ पे हैव यूज हो रहा है, पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। दिस सेंटेंस बिलोंग टू द
प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब फौरन फिर अपने ध्यान में आपने ये रिकॉल करना है कि इसके भाई पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, आपके ध्यान में फौरन आना चाहिए। इसमें पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन ये आप यूज करेंगे। पहले आप ये हाउ को एज इट इज उतार देंगे, उसके बाद जो है बेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है योर होमवर्क। होमवर्क जो है बेटा थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तभी मैंने यहाँ पे हैज लिखा है। हाउ हैज योर होमवर्क। और उसके बाद बीन जो है बेटा, क्योंकि इसमें भी टू हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो बीन जो है ये बाद में यूज करेंगे। ऐसे नहीं लिख देगा कि हाउ हैज बीन योर होमवर्क, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले आप हैज या हैव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपने हैज या हैव लगाना है। यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क के लिहाज से मैंने हैज यूज किया है। हाउ हैज योर होमवर्क, उसके बाद फिर आपने बीन लगाया, बीन। उसके बाद फिर आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, डन। एक्टिव वॉइस में भी परफेक्ट टेंस है आपका, परफेक्ट में एक्टिव में भी आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, और पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करेंगे। डन लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पे भी आप डन यूज करेंगे। उसके बाद फिर आप बाय लगाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे पर्सन आपका यू है, तो यू ऑब्जेक्ट की जगह पे भी यू ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, बाय यू। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपने पैसिव वॉइस में भी लगाना है। नंबर 3, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। इस एग्जाम्पल में बेटा आप ये नोट करेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सही है, ये वर्ब पे खत्म हो रहा है। जैसे व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो इस केस के अंदर आपने अगर पैसिव वॉइस में टू हेल्पिंग वर्ब हैं, अगर आपने पैसिव वॉइस में टू हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं तो वो एक साथ लगेंगे, वो बाद में आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, आप खुद आपके ध्यान में फौरन आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है। तो आप पहले लिखेंगे व्हाट, आपने ऐसे लिखा, और उसके बाद ये आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग। उसके बाद फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे, डन। व्हाट इज बीइंग डन। उसके बाद फिर आप बाय लिखेंगे, और फिर ये ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। याद देख ले बेटा, मैंने इज बीइंग एक साथ लगाया है, और रीजन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे डूइंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। उस सूरत में फिर हम दोनों हेल्पिंग वर्ब अगर होंगे तो एज इट इज दोनों एक साथ ही लगा देंगे। व्हाट इज बीइंग डन बाय हिम। नंबर 4, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। इसमें भी बेटा देख रहे गोइंग के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें भी आपने टू हेल्पिंग वर्ब अगर आएंगे पैसिव वॉइस में तो आप एज इट इज लगाएंगे। आपने पहले आप यूज करेंगे वेयर, उसके बाद जो है यहाँ पे आर है, तो ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे भी आर लगा देंगे, आपने पैसिव वॉइस में इज बीइंग लगाना है। जैसे व्हाट इज बीइंग, वेयर इज बीइंग, उसके बाद गो का क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, गो वेंट गॉन। वेयर इज बीइंग गॉन, उसके बाद आप बाय लगाएंगे, और फिर यू का यू आ जाएगा, वेयर इज बीइंग गॉन बाय यू। नंबर 5, हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, ये सवाल तुमने कैसे सॉल्व किया। इसमें सॉल्व के आगे ऑब्जेक्ट है, सही है, लेकिन अब आपने टेंस आइडेंटिफाई किया, डिड लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सिंपल पास्ट है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। इसके पैसिव वॉइस में से एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वाज या वर, दो नहीं लग रहे होते हैं। तो इसमें आप पहले हाउ लिखेंगे, उसके बाद फिर आपने वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो आखिर में ऑब्जेक्ट है दिस सम, तो आप यहां लिख देंगे वाज, हाउ वाज दिस सम। उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, सॉल्व का सॉल्व हो जाएगा, हाउ वाज दिस सम सॉल्व्ड बाय यू है, तो फिर यू एज इट इज यू लिख देंगे ऑब्जेक्ट में भी। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर 8 तक, इसमें बेटा हु यूज हो रहा है। स्टार्ट में आप देख रहे हैं जैसे हु विल रिंग द बेल, घंटी कौन बजाएगा, तो यहाँ पे हु यूज हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे हु को चेंज करना पड़ता है हमें। जैसे यहाँ पे आपका वैन हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, तो ये तो आप एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर आपका जो है हु यूज हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको हु को चेंज करना होगा बाय हुम से। तभी बेटा मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे हु की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आंसर में बाय हुम, हु नहीं लिखा जाएगा। ये हु अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस हु से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जगह आपने बाय हुम लिखना होता है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय हुम,
अब फिर बाकी वो टेंस आप आइडेंटिफाई कर ले। विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, विल बी या शल बी। तो आप पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बेल है आखिर में, द बेल, तो आप क्या लिख देंगे, द बेल, और द बेल से पहले विल लगा देंगे, बाय हुम विल द बेल, और बी जो है बेटा बाद में आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे द बेल ऑब्जेक्ट है, तभी जो है दो हेल्पिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट से पहले शुरू में आएगा और एक ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। बाय हुम विल द बेल, उसका बी लिखेंगे आप, बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग, पास्ट पार्टिसिपल रंग यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। बाय, यहाँ पे हु की जगह बाय हुम लगाएंगे क्योंकि हु यूज हो रहा है, तो हु की जगह आप लिखेंगे बाय हुम। अब आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, पैसिव वॉइस भी अपने ध्यान में लाना है। इसके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो आप पहले लिखेंगे हु इज, बाय हुम लिखा आपने, बाय हुम, उसके बाद फिर आपने लिखा हुआ है द डोर, तो डोर के लिहाज से आपने इज लगाया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बाय हुम इज द डोर, और बीइंग जो है बेटा बाद में आएगा, ये बी ई आई एन जी आप देख रहे बेटा, ये मैंने बाद में यूज किया है, इज पहले यूज किया है मैंने ऑब्जेक्ट से, और बीइंग जो है मैंने ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया है। बाय हुम इज द डोर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे है बेटा नॉकिंग एट, तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉक्ड एट, ईडी लग जाएगा और एट साथ में लिखेंगे, नॉक्ड एट, और क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। नंबर 8, हु हैज स्टोलन माय वॉच, मेरी घड़ी कौन चुरा चुका है। ये हु से स्टार्ट हो रहा है तो किसी क्या लिखेंगे, बाय हुम, बाय हुम लिख दिया आपने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में आपने जो है हैज बीन या हैव बीन लगाना है। तो यहाँ पे माई वॉच है तो माई वॉच के लिहाज से आप हैज लगाएंगे, वॉच तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, बाय हुम हैज माई वॉच, और बीन बाद में आएगा, बाय हुम हैज माई वॉच बीन, और उसके बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव में भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है, पैसिव में भी यही लिख देंगे, स्टोलन, बाय हुम हैज माई वॉच बीन स्टोलन। अब बेटा एक दफा इनको जो है उर्दू में इनको मैं एक ट्रांसलेट कर देता हूँ। व्हेन विल दे परफॉर्म उमरा, वो उमरा कब अदा करेंगे, व्हेन विल उमरा बी परफॉर्म बाय देम, उमरा उनसे कब अदा किया जाएगा, ये होगा पैसिव वॉइस। हाउ हैव यू डन योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कैसे कर चुके हो, हाउ हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू, तुम्हारा होमवर्क तुमसे कैसे किया जा चुका है। What is he doing, वो क्या कर रहा है, What is being done by him, उसके जरिए क्या किया जा रहा है। Where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, Where is being gone by you, तुम्हारे से कहाँ जाया जा रहा है। How did you solve this sum, तुमने ये सवाल कैसे हल किया, How was this sum solved by you, ये सवाल तुम्हारे से कैसे सॉल्व किया, कैसे हल किया गया। Who will ring the bell, दरवाजे पे चपरासी को, who will ring the bell, इसका क्या मतलब होगा कि घंटी कौन बजाएगा, by whom will the bell be rung, घंटी किसके जरिए बजाई जाएगी, by whom का मतलब होगा किसके जरिए। Who is knocking at the door, दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है, by whom is the door being knocked at, दरवाजे पे किसके जरिए दस्तक दी जा रही है। Who has stolen my watch, मेरी घड़ी कौन चुरा चुका है, by whom has my watch been stolen, मेरी घड़ी किसके जरिए चुराई जा चुकी है। तो बेटा ये अब स्टूडेंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ये जो है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे जो कि W या S से स्टार्ट हो रहे थे, और ये आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक होते हैं, और बोर्ड में से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपकी आती हैं, तभी बेटा ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब जो है इसके बाद जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। Dear student, now I am going to explain you the active and passive voice which have two objects. Two object voice. बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 आप देखें, he gave me a pen, उसने मुझे एक पेन दिया। अब इसमें टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है बेटा, देखें एक तो आपका ऑब्जेक्ट है आपका ही, सही है, और एक आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब जो है पर्सन आप लेंगे, सही है, यानी टू पर्सन,
ऐसा यानी वॉइस जिसमें टू पर्सन हो या टू ऑब्जेक्ट हो। एक पर्सन तो आपका ही है और एक आपका पर्सन जो है मी, सही है। यानी इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस में आपके टू पर्सन है, ऑब्जेक्ट या पर्सन भी आप लिख सकते हैं, टू पर्सन वॉइस, टू ऑब्जेक्ट वॉइस। यहाँ पे सही है, मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे पर्सन भी लिख सकता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। टू पर्सन, एक यहाँ पे पर्सन है आपका ही और एक पर्सन है आपका मी। इसके भी बेटा वही एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो हेल्पिंग वर्ब के रूल हैं वही अप्लाई आप करेंगे, यानी आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अब जैसे ये है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। फौरन अपने ध्यान में लेके आएंगे कि इसके पैसिव वॉइस में आना है वॉज या वर, सही है बेटा। तो इसके लेकिन बेटा टू मतलब बेटा आंसर्स होते हैं इसके, मतलब जो आंसर जो होते हैं ना इसके टू पॉसिबल आंसर्स होते हैं और दोनों तरीके बेटा आपको आने चाहिए। बोर्ड में कोई भी एक ऑप्शन जो होता है ना बेटा वो यूज होता है, तो इसलिए आपको दोनों आंसर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहला आंसर आप देखें, सबसे पहले जो है ना आखिर का ऑब्जेक्ट जो है ये मैं लिख रहा हूं शुरू में आ पेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया पास्ट इंडेफिनिटिव, पेन के साथ वॉस लगेगा, आ पेन वॉस। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ गेव है तो क्या हो जाएगा गिवन, आ पेन वॉज गिवन। उसके बाद फिर आपने टू लगा के यहाँ पे जो मी लिखा हुआ होगा या जो भी मतलब ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो आप इसके आगे लिख देंगे, आ पेन वॉज गिवन टू मी। यहाँ पे आपने सही है बेटा हेल्पिंग वर्ब लगाया, पास्ट पार्टिसिपल लगाया, फिर टू लगा के आपने जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो पर्सन है वो आपने टू मी है, इसको टू के साथ आपने मी लिख दिया। उसके बाद फिर आप बाय लगाएंगे और फिर जो यहाँ पे शुरू में ही है ये आखिर में क्या हो जाएगा हिम। A pen was given to me by him। एक तो बेटा ये इसका आंसर होता है और फिर मैं तभी और करके एक दूसरा भी इसका आंसर होता है। उसका तरीका बेटा ये होगा कि आपने यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है ना, यानी जो मतलब वर्ब के आगे यानी जो सेकंड पर्सन जो आपने यूज किया हुआ है जो मी की फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, इसको आप शुरू में लेके आ जाएं। शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी की जगह मैं शुरू में क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। और फिर वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वॉस लगाऊंगा, आई वॉस। उसके बाद फिर वही वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगेगी गिवन, आई वॉज गिवन। उसके बाद फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है आ पेन, आई वॉज गिवन आ पेन। उसके बाद फिर आप बाय लगाएंगे और फिर ये जो ही जो होगा ये आखिर में आ जाएगा बाय हिम। यानी दोनों कंडीशन में बाय हिम आपने आखिर में लिखना है। दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन में पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा आ पेन, उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, फिर आपने पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म लगा दी गिवन। उसके बाद फिर आपने टू लगा के जो ऑब्जेक्ट था मी, टू मी ये लिख दिया और फिर आपने बाय लगा के ही का शुरू में जो सब्जेक्ट था हिम लिख दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या समझाया आपको कि जो मी लिखा हुआ है ये यानी ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा जो यहाँ पे मी जो ऑब्जेक्ट है इसको आप शुरू में लेके आ जाए आई। उसके बाद फिर आपने हेल्प में आई का वॉस लगाया, पास्ट इंडेफिनिट है आई वॉस, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते गिवन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम। इसका मतलब क्या होगा, उसने मुझे पेन दिया, एक पेन मुझे उसके जरिए दिया गया। सही है बेटा, ये सभी यहाँ पे हेडिंग मैंने क्या डाली है, टू पर्सन या टू ऑब्जेक्ट वॉइस। अब यहाँ पे देखें सेकंड एग्जांपल है, शी विल लेंड मी अ कैमरा। और टू ऑब्जेक्ट जो है ना बेटा आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट तो आपका ये रहा और एक ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया ये रहा, तभी आप टू ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या टू पर्सन भी आप लिख सकते हैं। शी विल लैंड मी अ कैमरा, वो मुझे एक कैमरा उधार देगी। लैंड का मतलब होता है उधार देना और बोरो का मतलब होता है उधार मांगना। वो मुझे एक कैमरा उधार देगी। आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया है कि ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट। और टू ऑब्जेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो बेटा देखें यहाँ पे मी लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पे शुरू में शी लिखा हुआ है और आखिर में आ कैमरा, तो यानी ये क्या हो गए आपके टू ऑब्जेक्ट हो गए। अब आप इसका पहला ऑप्शन देखें, आप पहला तरीका क्या होगा, पहले तो आप आ कैमरा जो है यानी ये पहला जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आप ले आइए, आ कैमरा लिखा आपने, आ कैमरा, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आप विल बी और शैल बी लगाएंगे, तो मैंने लगा दिया विल बी, कैमरा के साथ विल बी आएगा, आ कैमरा विल बी
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे लैंड, डी की जगह टी आ जाएगा, लैंड टू मी। सही है, पहले ऑप्शन में मैंने आपको समझाया है ना कि आप पास्ट पार्टिसिपल के बाद टू लगाते हैं और फिर ये जो ऑब्जेक्ट जो होता है ये लिख देते हैं लैंड टू मी, फिर बाय लगाएंगे और फिर शी का क्या हो जाएगा बाय हर। आ कैमरा विल बी लैंड टू मी बाय हर। और दूसरा तरीका आंसर का इसका क्या होगा, आप पहले मी को आप जो है ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसको आप शुरू में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा आई होगा, आई। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आई शैल बी, आई शैल बी, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें लैंड, आई शैल बी लैंड आ कैमरा बाय हर, आई शैल बी लैंड आ कैमरा बाय हर। एग्जाम्पल नंबर 3, द प्रिंसिपल हैज गिवन अवे प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल जो है तालिब इल्मों में इनामात तकसीम कर चुके हैं, इनामात बांट चुके हैं। हैज लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे बेटा जो है प्राइजेस भी है, ये एक पर्सन आपका हो गया, स्टूडेंट्स ये आपका टू पर्सन हो गए। सही है, इस सेंस में आपने लेना है। पहला तरीका क्या होगा, पहले तो आप जो है बेटा मैं प्राइजेस वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्राइजेस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हैव बीन या हैज बीन। प्राइजेस एक से ज्यादा है तो हैव बीन आएगा, प्राइजेस हैव बीन। बीन क्यों लगाया है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्राइजेस हैव बीन। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन अवे, ये गिवन अवे जो है पूरा ये आपका जो है ना वर्ब है ये आपका गिवन अवे, प्राइजेस हैज बीन गिवन अवे। उसके बाद फिर आप क्या लिख देंगे टू द स्टूडेंट्स, और यानी इनामात जो है तालिब इल्मों को दिए जा चुके हैं किसके जरिए बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को एज इट इज लिख देंगे आप, प्राइजेस हैव बीन गिवन अवे टू द स्टूडेंट्स बाय द प्रिंसिपल। अब दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, अब हम स्टूडेंट्स को शुरू में ले आते हैं तो बेटा स्टूडेंट के लिहाज से ना टू द नहीं लिखा जाएगा, खाली स्टूडेंट्स आप लिखेंगे, स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव बीन, स्टूडेंट हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें गिवन अवे, गिवन के बाद आप क्या लिख देंगे अवे, गिवन अवे, स्टूडेंट हैव बीन गिवन अवे प्राइजेस बाय द प्रिंसिपल। ये इसका हो गया सेकंड ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 4, माय अंकल गिफ्टेड मी आ मोबाइल फोन। देखें यहाँ पे मी है, ये एक पर्सन हो गया, आ मोबाइल फोन क्या हो गया, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा पर्सन हो गया, ये टू ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑप्शन में जो है आ मोबाइल फोन से लेता हूं, आ मोबाइल फोन, आ मोबाइल है बेटा आपका तो इसमें आपका गिफ्टेड है तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगा, तभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वॉज। मोबाइल फोन एक सिंगुलर है इसलिए मैं वॉज लगा रहा हूँ, आ मोबाइल फोन वॉज, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, आ मोबाइल वॉज गिफ्टेड, फिर टू लगा के फिर जो मी जो है ये लिख देंगे गिफ्टेड टू मी, और फिर किसके जरिए दिया गया मोबाइल आपको बाय माय अंकल, अंकल को आप एज इट इज लिख देंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, अब मी को आप शुरू में ले आइए, मी की जगह आई आ जाएगा, आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल दिया गया, किसके जरिए दिया गया बाय माय अंकल। सही है, टू ऑब्जेक्ट पजेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें जो है आपके टू ऑब्जेक्ट जो है यूज होते हैं और इसके टू पॉसिबल आंसर होते हैं जो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो है लास्ट टॉपिक है जो मैं इसी वीडियो में कोशिश करूंगा कवर कर लूं। Dear student, the last topic of active and passive voice is the imperative sentences. Imperative sentences बेटा ये वो sentences होते हैं जिसमें आप किसी को कोई काम करने का ऑर्डर देते हैं, कोई काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त कर रहे होते हैं, सही है, या कोई काम करने से मना कर रहे होते हैं, या कोई प्रपोजल भी होता है, कोई पेशकश कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो बेटा के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा देखें, ब्रश योर टीथ, अपने दांत ब्रश करो। फर्ज करेंगे जैसे मैं अपने बेटे को जो है मॉर्निंग में दांत साफ करने के मुतालिक उसको सेंटेंस मैंने बोला अपने दांत ब्रश करो, ये मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सही है, ब्रश योर टीथ। आमतौर पे बेटा ये जो आपके ऑर्डर वाले जो सेंटेंस जो होते हैं ना
ये आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे ब्रश जो है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ब्रश योर टीथ। इसका ये आपका एक्टिव वॉइस है, अपने दांत ब्रश करो, सही है। उसका पैसिव वॉइस क्या होगा कि तुम्हारे दांत ब्रश किए जाएं, ये होगा पैसिव वॉइस। पहले आप जो है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट स्टार्ट करेंगे, ये लेट से स्टार्ट होता है इसका आंसर, सही है, पैसिव वॉइस ही होता है। लेट लिखा आपने और उसके बाद जो है वर्ब की जो ये फर्स्ट फॉर्म है इसको छोड़ देना है आपने। सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट जो है, प्रेडिकेट जो है, वो आपने लिखना है। लेट योर टीथ, योर टीथ आपने लिख दिया। उसके बाद बेटा फिर आपने बी लगाया यहाँ पे, सही है बेटा। पहले एक तो आपने लेट का एडिशन किया है पैसिव वॉइस में, पहले लेट लगाया है आपने, उसके बाद फिर आपने वर्ब को छोड़ के सेंटेंस का जो बाकी हिस्सा है वो लिखा आपने, लेट योर टीथ। उसके बाद बेटा फिर आपने बी लिखा, बी, और उसके बाद लास्ट में से आपने जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बना देना है, ब्रश्ड, ईडी लगा देंगे आप। तो ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये बहुत ही मतलब सिंपल मेथड है और बेटा ये बोर्ड में 9-10 में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आती भी हैं, सही है। तो ये बहुत सिंपल मेथड होता है। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। ये आप जो है मतलब किसी को कोई नसीहत कर रहे हैं, अच्छा काम कह रहे हैं, तो ये भी बारह लेट से ही स्टार्ट होगा। आप पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद रिस्पेक्ट को छोड़ दें, योर एल्डर्स, ये लिख दिया आपने, लेट योर एल्डर्स, फिर आपने बी लगाया, ये लगाना जरूरी है, लेट योर एल्डर्स बी, और फिर वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगा दी, रिस्पेक्ट का क्या होगा, रिस्पेक्टेड। लेट योर एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड, अपने बड़ों की इज्जत करो, तुम्हारे से बड़ों की इज्जत की जाए, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। नंबर 3, लेट अ सॉन्ग बी संग, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया हुआ है, इसको आपने एक्टिव में चेंज करना है। देखिए बेटा यहाँ पे लेट लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, अब आपको इसको दोबारा एक्टिव में चेंज करना है। आपने एक तो ये कि लेट को हटा देना है और बी को हटा देना है, आप ये दोबारा पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आपकी बस बेटा जो है वर्ब बचा है आखिर में, और जो है आपका जो सेंटेंस का जो बाकी रिमेनिंग जो भी चीजें हैं वो बची हुई हैं। संग है तो आप शुरू में आप क्या लिख देंगे, सिंग, सिंग लिखा आपने, और आ सॉन्ग बचा हुआ है, या आगे लिख दें सिंग आ सॉन्ग। ये भी बहुत ही सिंपल मेथड है, सही है बेटा। आपने लेट को और बी को हटा देना है, जो बाकी में बची हुई थी दो ही चीजें होंगी उनको उनकी ओरिजिनल जगहों पे वापस ले जाएं। बस ये कि वर्ब को थर्ड से फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें, संग को आप दोबारा सिंग लिख देंगे, सिंग आ सॉन्ग, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। नंबर 4, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फूल नहीं तोड़ो। ये कोई काम करने से मना कर रहे हैं तो ये आप जो है डू नॉट से स्टार्ट सेंटेंस करेंगे, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब इसमें जो है ना बेटा आपने सेंटेंस जो है लेट से ही स्टार्ट आप करेंगे। पहले आपने लेट लिखा, उसके बाद जो है ना बेटा ये डू नॉट और ये प्लग, ये इनको अभी आपने कुछ नहीं करना है, पहले आप द फ्लावर्स लिखें, लेट द फ्लावर्स, और उसके बाद ये अब डू नॉट जो था ना इसकी जगह आप लिख देंगे नॉट बी। इनमें खाली बी लगाते थे, इसमें आप क्या लगा देंगे, नॉट बी। लेट द फ्लावर्स नॉट बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्लग, वो ईडी हो जाएगा, ईडी लगा देंगे प्लग। लेट द फ्लावर नॉट बी प्लग। तकरीबन ये जो है आपका यानी जो है जो आपके ऑर्डर वाले सेंटेंस या जो एडवाइस वाले सेंटेंस से ही मिलता जुलता है, बस इसमें आपने नॉट का एडिशन करना होता है बी से पहले। बी नॉट नहीं कीजिएगा बेटा, बाद बच्चे बोलते हैं बी नॉट, ये गलत तरीका होता है, नॉट बी होता है। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। डू नॉट टीज एनिमल्स, जानवरों को तंग मत करो, टीज का मतलब सताना, तंग करना, जानवरों को नहीं सताओ या तंग मत करो। आप पहले क्या लिखेंगे, लेट, फिर आप लिखेंगे एनिमल्स, लेट एनिमल्स, और क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लगा हुआ है तो आप क्या लिख देंगे, नॉट बी, लेट एनिमल्स नॉट बी, और फिर टीज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीज्ड, ईडी लगा देंगे आप, लेट द एनिमल नॉट बी टीज्ड, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, टीज्ड, यहाँ पे आपने डी का एडिशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ये क्या है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। ये नॉट बी से आप पहचान लेंगे कि ये डू नॉट वाला सेंटेंस है, सही है, शुरू में डू नॉट लगाना है आपने, तो आप शुरू में क्या लगा देंगे, डू नॉट, और फिर ये लेट भी आप हटा देंगे,
बाकी जो चीजें बची हुई उनको उनकी जगहों पे ले जाइए। डू नॉट लिखा आपने, वेस्टेड की जगह वेस्ट हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा योर टाइम, अपना टाइम जाया नहीं करो। सही है, आपने नॉट भी हटा दिया है और शुरू का लेट हटा दिया है। और बाकी जो 3 चीजें बची हैं इनको उनकी ओरिजिनल जगहों पे ले जाइए। हाँ, नॉट भी की जगह शुरू में डू नॉट लगाना पड़ेगा आपको। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वेस्ट, और फिर योर टाइम जो है आप आखिर में लिख देंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नंबर 7, प्लीज हेल्प मी। ये आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं, या काइंडली भी यूज कर सकते हैं, काइंडली हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये तो बहुत ही सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है इसको चेंज करने का। आपने सिर्फ क्या करना है, शुरू में ये लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, ये आपने अपने पास से लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके आगे जो है ना हेल्प मी, ये आप लिख देंगे। हाँ, प्लीज हटा दिया जाएगा क्योंकि इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो बेटा ये जो थे आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितनी भी मतलब बेटा बोर्ड के सिलेबस में आपकी जो है मतलब टॉपिक थे, वो मैंने आपको जो है कुछ वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड टॉपिक जो हैं आपको समझ में आए होंगे। लेकिन बेटा उसके लिए आपको फुल वीडियो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पूरी वीडियो आप देखें शुरू से आखिर तक, क्योंकि और शुरू से देखें आप, यानी जो एक्टिव पैसिव वॉइस की फर्स्ट चलने मेरी 3 या चौथी वीडियो या तीसरी वीडियो है, तो पहली से लगा के आप देखें। इससे ये होता है कि पूरा टॉपिक जो होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। और उसके लिए बेटा ऐसे आगे थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंसंट्रेशन देनी पड़ती है, तवज्जो से सुनना पड़ता है, क्योंकि बेटा ये आपकी जो है मतलब एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है। इसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप बेटा चीज को आसानी से समझ सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो है, जो बोर्ड से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं उनके साथ जो है बेटा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।